इस कहानी में सारी गड़बड़ तब होना शुरू होती है जब टिफिन की अदला बदली होती है। ईला के ऊपर रहने वाली आंटी ने उसे एक नई रेसिपी दी थी और ईला ने खाना बनाकर रोज की तरह टिफिन अपने पति के लिए भेज दिया था। लेकिन ये टिफिन इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाले साजन फर्नांडिस के पास चला जाता है। साजन जल्द ही रिटायर होने वाले थे, लेकिन उससे पहले उन्हें शेख नाम के आदमी को उनका सारा काम सिखाना था। शेख बहुत बड़ बोला था, इसलिए वो शेख को कहते हैं, मैं अभी लंच करने जा रहा हूँ, तुम करेक्ट 4:45 के बाद आ जाना, उसके बाद तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। जब साजन टिफिन खोलते हैं तो खाने की खुशबू सूंघ कर ही वो खुश हो जाते हैं और सारा खाना होटल का बनाया हुआ समझकर छट कर जाते हैं। जब ये टिफिन ईला के पास वापस जाता है तो टिफिन को खाली देखकर ईला बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि उनके पति को खाना इतना पसंद आया कि वो सारा खाना खा गए, इसलिए वो अपने पति से ये उम्मीद कर रही थी कि वो उसकी आज तारीफ करेंगे। लेकिन उसके पति कहते हैं खाना ठीक था, जैसे रोज होता है। ईला कुछ समझ नहीं पाती और तभी उसके पति कहते हैं आलू गोभी की सब्जी अच्छी थी, लेकिन ईला ने तो दूसरी सब्जी बनाई थी। ईला बहुत कंफ्यूज हो जाती है और वो ये बात आंटी को बताती है। आंटी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग कभी टिफिन गलत डिलीवर नहीं करते। साजन को खाना इतना पसंद आया था कि वो टिफिन वालों की तारीफ करने चला जाता है और कहते हैं आज का खाना बहुत अच्छा था, ऐसा ही खाना बनाया करो। आंटी को यकीन नहीं हो रहा था कि ईला का भेजा हुआ टिफिन किसी और को चला गया। साजन इस बात से अनजान होटल वालों को धन्यवाद करने चले गए थे कि भाई कितना अच्छा खाना बनाए हो, ऐसे ही खाना बनाया करो। आंटी ईला को एक चिट्ठी लिखने के लिए कहती है। ईला उसमें लिखती है कि कल डब्बा खाली भेजने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन वो टिफिन मैंने अपने पति के लिए भेजा था और जब खाली डब्बा आया तो मैं ये सोचने लगी कि घर आकर वो मुझसे कुछ कहेंगे। ईला ये भी लिखती है कि कुछ घंटे के लिए मुझे लगा कि दिल का रास्ता वाकई पेट से होकर जाता है। आज उन घंटों के बदले भेज रही हूँ अपने पति की फेवरेट पनीर। लेकिन ये चिट्ठी भेजने से पहले ईला को डर लग रहा था, ये चिट्ठी भेजना सही भी है या नहीं, क्या पता अब टिफिन उसके पति को चला जाए। लेकिन आंटी कहती हैं उस आदमी का धन्यवाद करना तो बनता है, और अगर तेरे पति को चला गया तो सही है ना, उसने ऐसे कैसे किसी और का खाना खा लिया और उसे पता भी नहीं चला। ये टिफिन फिर से साजन के पास चला जाता है। वो चिट्ठी पढ़ते हैं और खाना खाकर चिट्ठी का जवाब देते हैं, लेकिन साजन ने ईला के खाने को न थैंक यू न वेलकम किया। उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि आज का खाने में नमक बहुत है। आंटी जब ये बात सुनती है तो गुस्सा हो जाती है और फिर वो ईला को एक नई रेसिपी देती है। ईला को ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो खाना बनाकर भेज देती है। ईला ने केले की सब्जी बनाकर भेजी थी। साजन इस बार भी धन्यवाद करने की जगह खाना किस तरह का बना है वो सब लिखकर भेज देते हैं। ईला के पति को ये भी नहीं पता चल रहा था कि उनके पास जो टिफिन आ रहा है का बनाया हुआ नहीं बल्कि होटल वालों का है। ईला के पास ढेर सारी बातें होती थी अपने पति से शेयर करने के लिए, लेकिन उनके पति काम से लेट आते थे और ईला के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करते थे, इसलिए वो धीरे धीरे अकेला फील करने लगी थी। अब ईला टिफिन तो अपने पति को भेजती थी, लेकिन पहुंच वो साजन के पास जाता था। साजन फिर से ईला को खाने के लिए धन्यवाद करने की जगह लिखते हैं, इस बार नमक सही था लेकिन मिर्च थोड़ा ज्यादा थी, इसीलिए मैंने 2 केले खा लिए जिससे मेरे मुंह में जलन कम हुई। साजन ने उस चिट्ठी में केले से रिलेटेड ढेर सारी बातें लिखकर ईला को भेज दिया था। धीरे धीरे ईला अपनी सारी बातें साजन से शेयर करने लगती है। उसने चिट्ठी में लिखा था कि उसके पति का व्यवहार कैसा है और साथ ही उसने ऊपर वाली आंटी के बारे में लिखा था। आंटी के पति 15 साल से पैरालाइज है और वो हमेशा पंखे को देखते रहते हैं। इस वजह से आंटी को लगने लगा है कि शायद जब तक पंखा चालू रहेगा तब तक उनकी सांसें भी चालू रहेगी। उन दोनों की लाइफ में जीने के लिए कुछ नहीं है, बस जी रहे हैं। ईला की इन बातों से साजन को अंदाजा हो गया था कि वो अभी क्या फील कर रही है। वो चिट्ठी में उसके पति की बिजी होने के बारे में बात करते हैं और कहते हैं जब उन्हें एहसास हो जाएगा तो वो तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। साजन अंत में ईला के अकेलेपन को दूर करने के लिए लिखते हैं कि दूसरा बच्चा लाइफ को मैनेज करने में मदद करेगा। ईला को हमेशा घर में अकेलापन लगता था। साजन की लाइफ में भी कोई नहीं था, लेकिन उन्हें अकेलेपन की आदत हो गई थी। ईला की बातों से साजन को समझ में आ गया था कि वो कैसा फील कर रही है, इसलिए वो चिट्ठी में लिखते हैं कि शायद एक बच्चा तुम्हारी लाइफ को मैनेज करने में मदद करे। ईला अपने पति से इस बारे में बात करती है, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। अगले दिन जब साजन बस से ऑफिस में जा रहे थे तो रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, इसलिए वो रिक्शे में बैठ जाते हैं। तभी रिक्शा वाला बताता है कि सामने वाली बिल्डिंग से एक औरत अपनी बच्ची को लेकर कूद गई है और वो दोनों खत्म हो गए हैं। इस बात को सुनते ही उनके मन में ईला को लेकर ढेर सारी बातें चलने लगती हैं। वो रिक्शा वाले से ढेर सारे सवाल पूछते हैं ताकि उसके बारे में पता चले, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। साजन ऑफिस में चारों तरफ बस बार बार देख रहे थे कि कब ईला का टिफिन आएगा और उनकी सारी शंका दूर होगी, और जैसे ही ईला का टिफिन आता है वो तुरंत लेकर खाने चले जाते हैं। ईला ने चिट्ठी में उसी औरत और बच्ची के बारे में लिखा था कि उसने ये कदम कैसे उठाया होगा, उसने अपनी बच्ची को क्या कहा होगा, और बिल्डिंग से कूदने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए होती है ना। साजन चिट्ठी से ईला को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम ऐसा मत सोचो, कभी कभी हम जैसा देखते हैं वैसा उतना बुरा होता नहीं है। और वो अपने एक ट्रेन इंसिडेंट के बारे में बताते हैं जब उन्हें लगा था कि एक औरत बार बार उनके निचले भाग पर हाथ मार रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक आदमी की फाइल थी जो बार बार उनके टच हो रही थी, और ये पढ़कर ईला हंसने लगती है। साजन जब घर जा रहे थे तो रास्ते में शेख भी उन्हीं के साथ जाता है। शेख ट्रेन के अंदर आलू प्याज काट रहा था और पूरे रास्ते बड़बड़ करता रहता है। फिर वो अपने फेवरेट खाने पसंदे के बारे में उन्हें बताता है और खाने के लिए घर बुलाता है। शेख बोलता बहुत था और चिपकू भी था, इसलिए साजन कहते हैं अभी नहीं, बाद में कभी पक्का आऊंगा। ईला के पास उसकी नानी की डायरी थी जिसमें उन्होंने टिंडे की रेसिपी लिखी थी। सीजन भी इसी सब्जी का था, जिससे ईला को लगा उन्हें पसंद आएगा। साजन जब चिट्ठी पढ़ रहे थे तभी शेख आ जाता है और खाने में उसके पास सिर्फ 2 केले ही थे, इसीलिए मजबूरी में उन्हें खाने के लिए बोलना पड़ता है। शेख को खाना इतना पसंद आता है कि वो पूछने लगता है कि ये खाना आप कहाँ से मंगाते हो। साजन बहाना बना देते हैं
हैं कि वो होटल बंद होने वाला है। साजन चिट्ठी में अपनी पत्नी और एक टीवी सीरियल के बारे में लिखते हैं कि उनकी पत्नी को वो शो देखना कितना पसंद था और अब वो घंटे बैठे वहीं वो देखते रहते हैं और बस यही उम्मीद करते हैं कि काश वो उस लम्हे उस पल को वापस दोबारा देख सके। अब जब भी साजन खाने बैठते तो बार बार शेख बहाने बनाकर खाने बैठ जाता था, इसीलिए मजबूरी में उन्हें चिट्ठी अकेले में पढ़ना पड़ता था। इला ने चिट्ठी में लिखा था कि वो भी टीवी सीरियल बचपन में अपनी माँ के साथ बैठकर बहुत देखती थी और फिर वो सिगरेट के बारे में कहती हैं कि उनके पिता को लंग कैंसर है और कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो कहते हैं काश उन्होंने ढेर सारी पी ली होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। इला ने अपने पिता की बात इसलिए की ताकि साजन भी सिगरेट पीना छोड़ सके। इला जब अपने पति के कपड़े धोने बैठी थी तभी वो उन कपड़ों को स्मेल करती है और उसे पता चलता है कि उन कपड़ों से किसी औरत की खुशबू आ रही है। धीरे धीरे इला को सब कुछ समझ में आने लगता है कि क्यों उसका पति उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता था और क्यों हमेशा घर लेट आता था। इला अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है और तभी वो देखती है कि घर में टीवी नहीं है। जब वो अपनी माँ से पूछती है तो वो झूठा बहाना बनाती है, लेकिन इला समझ जाती है और वो कहती है अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं राजीव से बात करती हूँ। घर में कोई कमाने वाला था नहीं, लेकिन हर महीने दवाइयों का खर्च 5,000 रुपए था। इला जिस बात के लिए यहाँ पर आई थी वो घर की हालत देखकर कुछ नहीं कहती। इला अपनी माँ को कहती है कि वो दवाइयों के लिए पैसों की बात अपने पति से करेगी। इला की माँ बहुत मना करती है और कहती है वो मैनेज कर लेंगी, लेकिन बाद में वो हाँ कह देती है। इला घर वापस लौट जाती है और फिर यही बात चिट्ठी में लिखकर साजन को बताती है। इला ने लिखा था उसने अपने पति से बात करने की कोशिश की थी लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और बात करके जाती भी कहाँ। इला ने ये भी लिखा था कि उसकी बेटी में बताया है कि एक जगह है भूटान जहाँ पर सब लोग खुश रहते हैं, वहाँ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस है। काश भी ऐसा होता। साजन चिट्ठी के जवाब में लिखते हैं व्हाट इफ आई कम टू भूटान विद यू। चिट्ठी का जवाब देने के बाद पूरे रास्ते साजन के चेहरे पर लगी मुस्कुराहट। इला चिट्ठी में लिखती है हम एक साथ भूटान कैसे जा सकते हैं, मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता। चिट्ठी पढ़ने के बाद साजन मुस्कुराने लगते हैं और वो खुद ही शेख के लिए पहले से खाना निकाल कर रखते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारी मम्मी ने सही कहा था, कभी कभी गलत ट्रेन भी सही रास्ते पर पहुंचा देती है। शेख की मम्मी तो नहीं थी, बस वो इसलिए ऐसे कहता था क्योंकि ऐसा कहने से बात की वजन बढ़ जाती है। साजन चिट्ठी का जवाब देते हैं और वो पढ़ने के बाद इला भी मुस्कुराने लगती है। फिर वो ऊपर वाली आंटी से साजन मूवी का सॉन्ग मेरा दिल भी कितना पागल है प्ले करने के लिए कहती है। इला ने चिट्ठी में कुछ लिखा था लेकिन उसने वो काट दिया था। इला ने ये भी लिखा था कि अब हमें मिल लेना चाहिए, आखिर कब तक हम ऐसे बात करते रहेंगे। और इला ने जो चिट्ठी में लिखकर काट दिया था वो बात वो मिलकर बताएगी, ऐसा वो कहती है। सब कुछ सही जा रहा था, साजन भी मिलने जाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अगले दिन जब वो नहा धोकर तैयार हुए तो वो शीशे में अपने आप को देखकर रुक गए। साजन शीशे में अपने आप को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने खुद को कभी गौर से देखा ही ना हो। वो बाथरूम के अंदर वापस जाते हैं और सेविंग क्रीम लगाकर फिर से सेव करते हैं। साजन पूरे रास्ते किसी चीज में खोए हुए थे और वो इला से मिलने के लिए भी नहीं जाते। इला वहाँ बैठे घंटों साजन का वेट कर रही थी, लेकिन साजन उनसे मिलने नहीं गए। अगले दिन जब टिफिन आया तो ना तो उसमें खाना था और ना ही चिट्ठी। साजन चिट्ठी लिखकर कहते हैं आज आपने खाना नहीं भेजा, वो मैं डिजर्व करता था। साजन लिखते हैं मुझे पता है, आप वहाँ मेरा घंटों वेट कर रही थी। बिफोर दैट आई फॉरगेट समथिंग इन माय बाथरूम। और जब मैं वो चीज लेने के लिए बाथरूम के अंदर गया तो वहाँ की स्मेल बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मेरे दादाजी के इस्तेमाल करने के बाद होती थी। मुझे लगा बाथरूम में मेरे ग्रैंडफादर हैं, बट ही इज नॉट, इट वाज मी। वो मैं था, स्मेल ऑफ एन ओल्ड मैन, यानी कि वो मेरी महक थी। साजन ये भी लिखते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो कब बूढ़े हो गए, उस सुबह या फिर उससे कई दिनों पहले। मे बी इफ I'd forgotten something in the bathroom before, I would have found out sooner. जिंदगी चलती रही and with this motions kept rocking back and forth as a two mid left and threw me right. And then before I knew it, no one buys yesterday's lottery. जब मैं रेस्टोरेंट आया तो तुम वहाँ पर मेरा वेट कर रही थी। मैं चाहता था मैं तुम्हारे पास आकर अपने बारे में सब कुछ बताऊं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें देखता रहा और इंतजार करता रहा। You are so beautiful and young. You can dream. और कुछ समय के लिए तुमने मुझे उस सपने में लिया, मैं उसके लिए तुम्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ। साजन इसलिए इला की जिंदगी में नहीं आना चाहते थे क्योंकि वो लगभग इला के फादर की उम्र से भी ज्यादा या वैसे ही थे। शायद साजन के मन में आ गया होगा कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसके बाद इला का क्या होगा। इला काफी यंग थी और शायद साजन को लगा उनकी उम्र ज्यादा है तो अगर उन्हें कुछ हो गया तो इला का क्या होगा, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो इला की लाइफ में नहीं आएंगे। इला वो चिट्ठी पढ़ने के बाद कपड़े धोने बैठी थी, तभी उसकी माँ का कॉल आता है कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। इला की माँ भावुक होकर कहती है कि जब शुरुआत में उनकी शादी हुई तो उनके और इला के पिता के बीच बहुत प्यार था। इला की माँ ये भी कहती है कि सालों से उनसे इतनी घिन आती थी, लेकिन फिर भी मैंने रोज उनके लिए नाश्ता खाना सब कुछ किया। इला की माँ बहुत सी ऐसी बातें बोलती हैं जो उनके दिल में अभी तक अभी बैठी हुई थी। अपनी माँ की सारी बातों को सुनने के बाद वो कुछ सोचती है और अगले दिन वो टिफिन वाले से वहाँ का एड्रेस लेती है जहाँ पर टिफिन गलत डिलीवर होता था। लेकिन साजन का रिटायरमेंट पूरा हो चुका था और जब इला वहाँ पर गई तो शेख ने बताया कि वो नासिक चले गए हैं। इला घर वापस लौट जाती है और अगले दिन साजन को लेकर कुछ बातें इमेजिन करते हैं कि उन्होंने क्या किया होगा और ये भी कहती है कि उसने सारे जेवर बेच दिए हैं और वो भूटान के लिए निकलने वाली है। लेकिन हमें ये दिखाया जाता है कि साजन टिफिन वालों से एड्रेस पूछ रहे थे और फिर वो दूसरे ट्रेन में बैठ जाते हैं। और फिर इला एक बात कहती है, कभी कभी गलत ट्रेन भी हमें सही रास्ते तक पहुंचा देती है। और ये फिल्म बिना कुछ बताए खत्म हो जाती है। हमें ये भी नहीं बताया कि क्या साजन ने अपना फैसला बदल दिया।